नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम रुक्मिणी था, जो समकालीन राजकुमारियों में सर्वाधिक सुंदर और सुशील थी। उसके विवाह करने के लिए अनेक राजा और राजकुमार आए दिन विदर्भ देश की राजधानी की यात्रा करते रहते थे। उन दिनों कर्षण के रूप, सौंदर्य, गुणों और पराक्रम की गाथाएं समस्त भरतखंड में गूंज रही थी। राजकुमारी रुक्मिणी अपनी किशोरावस्था से ही कर्षण के संबंध में सुनती चली आई थी, इसलिए उसके मन में कर्षण के लिए एक विशेष स्थान बन गया था। फिर जब वो युवती बन गई तो उसने अनुभव किया कि तीनों लोकों में कर्षण से श्रेष्ठ वर उसके लिए कोई नहीं हो सकता। इसलिए उसने मन ही मन कर्षण को अपना पति मान लिया। रुक्मिणी के पिता और माता भी चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह कर्षण के साथ हो, लेकिन रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी की मित्रता शिशुपाल और जरासंध जैसे उन राजाओं के साथ भी थी, जो कर्षण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। उन राजाओं को कर्षण के हाथों कई बार पराजय का सामना करना पड़ा था, फिर भी उनकी शत्रुता की आग बुझ नहीं पाई थी। जब रुक्मी को ये पता चला कि उसकी बहन कर्षण के साथ विवाह करना चाहती हैं और उसके माता पिता भी इसे सहमत हैं, तो उसने एक दिन राज्यसभा में घोषणा कर दी कि उसकी बहन रुक्मिणी का विवाह चैदी देश के राजा शिशुपाल के साथ होगा। इस घोषणा के साथ ही उसने अपने पिता भीष्मक को धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने उसकी घोषणा का विरोध किया तो वह उन्हें राज सिंहासन से हटाकर राज्य पर अधिकार कर लेगा और फिर जबरदस्ती रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ कर देगा। राजा भीष्मक को अपने राज्य की तो उतनी चिंता नहीं थी जितनी चिंता अपनी प्रजा के कल्याण की थी। वह अच्छी तरह जानते थे कि रुक्मी के राजा बनते ही राज्य की वही हालत हो जाएगी जो शिशुपाल और बाणासुर जैसे अत्याचारी और निरकुश राजाओं के राज्य की हैं। यह सब सोचकर उन्होंने रुक्मी की घोषणा का विरोध नहीं किया। रुक्मी ने उसी समय कुल पुरोहित से विवाह की तिथि निश्चित कराई और शिशुपाल के पास संदेश भेजवा दिया कि वह अपने मित्र राजाओं को बारात में लेकर आए और राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह कर ले जाए। जब रुक्मिणी को अपने बड़े भाई की इस करतूत का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसके मन ही मन कर्षण को अपना पति मना लिया था और यह आर्य कन्याओं के धर्म के विरुद्ध था कि जिसे वह पति के रूप में वर्ण कर ले, उसके होते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को अपना पति बनाए। सोच विचार करने के बाद उसने अपने एक विश्वस्त ब्राह्मण को बुलाया और उससे कहा कि वह द्वारिका में कर्षण के पास जाए और उन्हें यह संदेश दे दे कि रुक्मिणी वर्षों पहले से उनका अपने पति के रूप में वर्ण कर चुके हैं, लेकिन उसका बड़ा भाई रुक्मी बलपूर्वक उसका विवाह शिशुपाल के साथ कर देना चाहता है। इसलिए कर्षण आए और उसका हरण करके ले जाए। यदि वह न आए तो वह अपने प्राणों का अंत कर देगी। रुक्मिणी का संदेश लेकर ब्राह्मण उसी समय द्वारिका की ओर चल दिया और कुछ दिनों बाद द्वारिका में पहुंच गया। जब कर्षण को उस ब्राह्मण द्वारा रुक्मिणी का संदेश मिला तो कर्षण ने उसे वचन दे दिया कि भले ही शिशुपाल, जरासंध आदि राजाओं की विशाल सेनाओं से उन्हें भीषण युद्ध क्यों न करना पड़े, वह उसे उन सबके बीच से उठा लाएंगे।
कर्षण ने उसी समय अपने सारथी को रथ तैयार करने की आज्ञा दी और ब्राह्मण को साथ लेकर कुंडिनपुर की ओर चल पड़े। कर्षण के जाते ही बलराम को उनके कुंडिनपुर जाने की सूचना मिल गई। उन्होंने यादवों की सेना की एक शक्तिशाली टुकड़ी को अपने साथ चलने का आदेश दिया और द्वारिका से इतनी तेजी से प्रस्थान किया कि वह भी सेना सहित कर्षण को पीछे पीछे ही कुंडिनपुर पहुंच गए। कर्षण और बलराम के पहुंचने से पहले ही शिशुपाल अपने साथी राजाओं की विशाल सेनाओं के साथ कुंडिनपुर पहुंच चुका था। शिशुपाल के मित्र जरासंध, शाल्व, वकब और विदुर आदि अनेक राजाओं की कई अक्षौणी सेना बारात में सम्मिलित थी। विवाह के दिन सुबह ही परंपरा के अनुसार रुक्मिणी अपनी सहेलियों तथा अन्य महिलाओं के साथ गौरी पूजन के लिए नगर से बाहर बनाए गए मंदिर में पूजा करने गई। रुक्मिणी के संदेश वाहक ब्राह्मण द्वारा कर्षण को इस बात का पता चल चुका था, इसलिए वह रथ लेकर मंदिर के पीछे पहुंच गए। पूजा करने के बाद रुक्मिणी जैसे ही मंदिर से निकली, कर्षण ने उन्हें उठाकर अपने रथ में बैठा लिया। रुक्मिणी के साथ आए सैनिक देखते ही रह गए। जब शिशुपाल और उसके साथी राजाओं को रुक्मिणी हरण का समाचार मिला तो वे अपनी अपनी विशाल सेना लेकर कर्षण को पकड़ने के लिए चल दिए। रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी भी अपने चारों भाइयों और अपनी सेना के साथ कर्षण के पीछे पीछे चल दिया। नगर से कुछ दूर निकलते ही यादवों की सेना दिखाई देने लगी। अपने पीछे आती सेना को देखते ही बलराम उन्हें अपनी सेना को आदेश दिया कि आक्रमणकारी सेनाओं को खदेड़कर भगा दो। यादव सेना के सैनिकों ने पलटकर आक्रमणकारी सेनाओं की भीषण बार वर्षा करना का उत्तर देना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते भीषण संग्राम होने लगा। यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना ने शिशुपाल, जरासंध और उनके साथी राजाओं की विशाल सेनाओं पर इतनी भयंकर बाण वर्षा की कि वे सिर पर पांव रखकर भागने लगे। अपनी सेनाओं का संहार होते और उन्हें भागते देख शिशुपाल और उसके साथी राजा भी अपने प्राण बचाकर भाग गए। शिशुपाल और उसके साथी राजाओं की सेनाओं को पीठ दिखाकर भागते देख रुक्मी ने क्रोध की सीमा न रही। वह अकेला ही कर्षण का पीछा करने लगा। कर्षण रुक्मी से युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब रुक्मी ने अपशब्द कहते हुए उन पर आक्रमण कर दिया तो विवश होकर कर्षण को शस्त्र उठाने पड़े। उन्होंने पलक झपकते ही रुक्मी के रथ के घोड़ों और सारथी को मार डाला। रुक्मी भी उनके बाणों से घायल हो गया। कर्षण ने तलवार संभाली और झपटकर रुक्मी को पकड़ लिया और उसी के उतरिए से उसके हाथ पैर बांधने के बाद उसके सिर तथा दाढ़ी मूंछों के बाल जगह जगह से मुड़कर उसे कुरूप बना दिया। रुक्मी यह प्रतिज्ञा करके कर्षण के युद्ध करने चला था कि अगर वह अपनी बहन रुक्मिणी को कर्षण के हाथों से छुड़ाकर नहीं लाया तो कुंडिनपुर में नहीं लौटेगा। बलराम के कहने पर जब कर्षण ने उसे छोड़ दिया तो वह अपने बच्चे कुछ सैनिकों को लेकर एक निर्जन प्रदेश में चला गया और वहीं नया नगर बसाकर रहने लगा। कर्षण रुक्मिणी को लेकर विजय यादव सेना के साथ द्वारिकापुरी लौट आए, जहां विधि पूर्वक उनका विवाह रुक्मिणी के साथ कर दिया गया। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।